जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आभास कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपनी जीके जीएस की इस श्रृंखला की प्रथम क्लास में। और आइए देखते हैं कि पहला कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत जो अध्ययन किया जाता है वो अतीत का अध्ययन किया जाता है। और इतिहास जो शब्द है, ये जो इतिहास शब्द है, इतिहास इतिहास जो शब्द है वो इति धन हा धन आस, इससे मिलकर बना है ये। ठीक है। और इसका जो अर्थ है वो इसका अर्थ जो है वो ये है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, मतलब कि पहले ऐसा हो चुका है, उस इसका ये मतलब है इतिहास इति धन हा धन आस का। ठीक है। और अतीत की जो घटनाएं हैं, मानव सभ्यता के विकास और बीते हुए समय का अध्ययन इसमें करते हैं। ठीक है। और आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो प्रथम यूनानी जो इतिहासकार था वो हेरोडोटस हेरोडोटस थे। और इन्हीं को इतिहास के पिता की संज्ञा दी जाती है। और ये रहने वाले कहाँ के थे, तो इससे आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि यूनानी, तो ये यूनान के रहने वाले थे। और इनकी जो पुस्तक है, एक इनकी पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी जो पुस्तक है उसका हिस्टोरिका नाम है। और इसमें भारत और फारस फारस मतलब ईरान, भारत और फारस के संबंधों का विवरण दिया गया है। और इसके बाद 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। तो द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। और इसमें इसको जो हिस्ट्रीज को इसको हिस्टोरिका भी कहते हैं। ठीक है। तो और उसके बाद ये मेगस्थनीज जो हैं, मेगस्थनीज की पुस्तक एक बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है, वो इंडिका। ठीक है। और ये प्लिनी है, प्लिनी की भी एक बड़ी फेमस पुस्तक है, वो है नेचुरल हिस्ट्री। इनकी नेचुरल हिस्ट्री है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्टोरी की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सही अर्थों में जो पदवी संबंधित है वो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और ये रोमन जो रोमन दार्शनिक जो थे, रोमन दार्शनिक, उन्होंने इसकी संज्ञा दी थी इनको, उन्होंने कहा था इन्हें। ठीक है। तो उन्होंने इसको इतिहास का पिता कहा था। और ये जो सुकरात हैं, ये सुकरात यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक दार्शनिक थे। और ये एक नाम आप लोग ये भी देखिए, यूरिपिडीज, ये जो थे ये प्राचीन एथेंस जो था, प्राचीन एथेंस के महान नाटककार व कवि थे। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है। तो इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन है हीगल का। और हीगल जो थे ये जर्मन दार्शनिक थे। और ये एक नाम है बर्नी। तो बर्नी, इनकी एक पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख है फिरोज शाही।
ये बर्नी ने लिखी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देखते रहिएगा, और ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हल्के नहीं हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद करना और इनको नोट कर लेना। ये पुस्तकें जो हैं, ये पुस्तकें इतिहास में पूछी जाती हैं, आपके वनडे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं ये पुस्तकें। और उसके बाद ये एक है कल्हड़, तो इनकी जो पुस्तक है, कल्हड़ की जो पुस्तक है वो राजतरंगिणी है। और राजतरंगिणी में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें मिलता है कश्मीर का इतिहास। कश्मीर के इतिहास के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। और 6 नंबर क्वेश्चन जो है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? तो इसमें ये हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, इस चीज़ पे इसमें बात हुई थी। और ये कब हुआ था? तो 1932 में। 1932 में भी जो डेट है वो 24 सितंबर 1932 में। और कहाँ? तो ये हुआ था पुणे में भी कहाँ पे? तो यरवदा सेंट्रल जेल। और महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच ये हुआ था। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसमें ये भारत सरकार अधिनियम 1858 था। तो देखिए दोस्तों, ये अधिनियम जो है वो किसके तहत आया? तो 1857 की जो महान क्रांति हुई, सिपाही विद्रोह, और उसके बाद ब्रिटिश संसद ने यह कानून पास किया ताकि भारत का शासन जो है वो सही ढंग से चलाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा दी गई। अच्छा, इस अधिनियम के तहत भारत के वायसराय जो थे वो गवर्नर जनरल, मतलब कि वायसराय मतलब गवर्नर जनरल के संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और ऐसा अध्यादेश की जो अवधि जो होती थी वो 6 महीने होती थी। ठीक है, कितने महीने? 6 महीने। 6 महीने इसकी अवधि हुआ करती थी। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अच्छा, भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। और इसके तहत कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता मिली थी। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या है कि ये क्वेश्चन जो लिख रहे हो इसको नोट करते रहना। देखिए, मैं अगर इसमें लिखने पे आ जाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा कर देता हूं। और जो बोलता हूं, आप लोग क्वेश्चन तो देखिए, उसके बाद जो बोलता हूं उस चीज़ पे ध्यान दीजिए और उस चीज़ को आप लोग नोट करते रहिए। तो आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्या है क्वेश्चन कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये जो अधिकार मिला था ये 1786 का अमेंडमेंट एक्ट इसके द्वारा मिला था। अच्छा, यह एक्ट जो था यह एक्ट मुख्य रूप से कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाने के लिए लाया गया था। किसको? कॉर्नवालिस को। ठीक है, कॉर्नवालिस को
भारत का गवर्नर जनरल बनाने के लिए लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 1976 में, ये में जो है वो इंग्लिश में लिख गया है, विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो 1976 में विकसित सर्वप्रथम जो सुपर कंप्यूटर था, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो अब यहाँ पर से कंप्यूटर के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आप लोगों को जो सभी सब्जेक्ट हैं वो रिवाइज करवाते चलें और अच्छे से लेके चलूँ। इनको आप लोग नोट करते रहिएगा। ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और NCERT बेस्ड हैं, तो इसलिए आप लोग इनको हल्के में नहीं लीजिएगा। तो ये जो विकसित सुपर कंप्यूटर है वो क्रे 1 है। कौन है? क्रे 1 है। और इसमें क्या है कि हालांकि इससे पहले भी कुछ कंप्यूटरों को सुपर कंप्यूटर माना गया था, लेकिन क्रे जो है इतिहास का पहला व्यावसायिक रूप से बेहद सफल और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सुपर कंप्यूटर था। इसलिए इसको सर्वप्रथम इसको ही हम लोग सुपर कंप्यूटर मानेंगे। कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी थी? मतलब कौन सी श्रेणी थी जिसको जो भारत के पुणे में विकसित हुई थी? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? परम। ये परम हो जाएगी। और अच्छा, इसकी जो श्रेणी है, इसकी श्रेणी को जो विकसित किया था वो सीडैक ने इसको विकसित किया था। सीडैक की जो फुल फॉर्म है वो ये है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इसकी फुल फॉर्म है और इसी के द्वारा इसको विकसित किया गया था। निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? तो सर्वाधिक जो शक्तिशाली है वो सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, इसकी जो गति है, इसकी गति को फ्लॉप्स इसमें मापा जाता है, फ्लॉप्स में मापा जाता है। और ये सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, मैं आपको बताता हुआ चलूँ, ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, इधर आ जाओ, सुपर कंप्यूटर को इसको अंतरिक्ष क्योंकि जानना भी जरूरी है कि इस कंप्यूटर को कहाँ पे काम में लिया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान और मौसम संबंधी जानकारी के लिए, और मौसम संबंधी जानकारी के अलावा जो हमारे परमाणु ऊर्जा जो ये कार्यक्रम हैं, इनमें यहाँ जो जितने भी बड़े कामों में हैं वो इनको सुपर कंप्यूटर को काम में लिया जाता है। उसके अलावा एक है ये मेन फ्रेम हो जाएगा। और मेन फ्रेम जो होता है वो सुपर से थोड़ा कम होता है, ठीक है, और सुपर से कम शक्तिशाली होता है। इनको बैंक में, कहाँ? बैंक, क्योंकि बैंक में आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादा काम होता है और बहुत अच्छे लेवल का काम होता है बैंक में। वह सरकारी ऑफिस में यहाँ पे लगा होता है। उसके बाद एक है माइक्रो, ये माइक्रो है। तो माइक्रो में कौन से आते हैं कंप्यूटर? इसमें लैपटॉप जो हम लोग चलाते हैं। उसके बाद स्मार्टफोन मतलब मोबाइल स्मार्टफोन। उसके अलावा टैबलेट और ये आते हैं। इन्हीं को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पीसी के नाम से इनको जानते हैं। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या समानता गणना नहीं कर सकता? अच्छा, इसमें से जो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गणना नहीं कर सकता। देखिए, कंप्यूटर जो है वो गणना कर सकता है, गणना के लिए लगाया जाता है। आप लोगों को अभी मैंने बताया सुपर कंप्यूटर वगैरह। मोबाइल फ़ोन ये भी गणना कर सकता है, हम लोग कैलकुलेटर उसमें निकाल के यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से भी गणना करते हैं हम लोग, जोड़ घटाना गुणा भाग सब हो जाता है। ये प्रिंटर जो है ये गणना नहीं कर सकता। ये क्या करता है? ये आउटपुट देता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है।
मतलब कि पेज को प्रिंट करता है। और इसकी जो स्पीड है, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि प्रिंटर की जो स्पीड मापी जाती है वो प्रति पेज में मापी जाती है। अगर कोई बताएगा तो वो प्रिंटर को इस तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि इतने पेज प्रति मिनट, या ऐसे करके बताएगा कि वो इतने पेज प्रति मिनट निकालता है। इस तरीके से उसकी स्पीड मापी जाएगी। और ये यहीं पे आप लोग देखते चलिए, क्योंकि कंप्यूटर का जब क्वेश्चन आएगा तो किसी तरीके का भी पूछ सकता है। ये एक आउटपुट डिवाइस है। और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो लैपटॉप ये माइक्रो है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है। अब ये देखते हैं कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो ये कौन सीमा बनाता है? ये है सहारनपुर। तो देखिए, ये सहारनपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ यूपी की सबसे छोटी सीमा इसी जिले की मतलब लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ। और इसके बाद देखते हैं 17 नंबर, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए, आप लोग देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है वो यूपी जीके के यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही मतलब कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस स्टेट का है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से ये कहना चाह रहा है। तो इसके अनुसार जो हो जाएगा वो राजस्थान सबसे बड़ा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। मतलब कि अगली बार जब कभी आएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो चौथा है। ठीक है, चौथा स्थान है। अच्छा, उत्तर प्रदेश अगर आया है तो हम लोग उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भी लिख लेंगे, 24,928, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग याद करेंगे तो वर्ग किलोमीटर में याद करेंगे। लखनऊ की सीमा किस स्पर्श नहीं करती? देखिए, ये किस है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, ये किसे स्पर्श नहीं करती। तो किसे स्पर्श नहीं करती है? ये लखनऊ की सीमा बलिया को स्पर्श नहीं करती। बलिया है सबसे पूर्वी जिला। सबसे पूर्वी जिला जो है वो प्रदेश का बलिया है। ये सभी जो है वो सही हैं। हरदोई से भी इसकी सीमा स्पर्श करती है, उन्नाव से भी स्पर्श करती है, बाराबंकी से भी स्पर्श करती है, और बलिया से स्पर्श नहीं करती है। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो पश्चिम में जो नदी है, मतलब कि यूपी के पश्चिम में, तो ऐसी कौन सी नदी है जो काफ़ी हद तक प्राकृतिक रूप से इसकी सीमा प्रदेश की निर्धारित करती है? तो ये जो नदी है वो है जमुना ये पुराना नाम है, और अब इसको कहेंगे यमुना, इसको यमुना कहेंगे। और ये यूपी के पश्चिम भाग में बहती है, और हरियाणा यूपी के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। इसको हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, अभी अगर यमुना आ गई है तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो उद्गम है वो यूके, मतलब कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपूंछ चोटी से निकलती है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुना निकलती है उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ चोटी से। और कहाँ से? उत्तराखंड से। तो ये वहाँ से निकल के फिर कहाँ जाती हैं? तो ये जाती हैं यूपी के प्रयागराज में, गंगा से मिल जाती हैं।
यूपी के प्रयाग में गंगा से मिल जाती हैं। अच्छा, गंगा से जब मिल जाती हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 नदियाँ मिलती हैं और 3 नदियाँ मिलने के बाद ही संगम बनता है, जिसको हम लोग त्रिवेणी संगम कहते हैं। ये इलाहाबाद में है। हालांकि सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन जाना इसी चीज़ से जाएगा कि त्रिवेणी संगम है। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के भर क्षेत्र में किस प्रकार, देखिए भर नहीं है ये, अगर इसको सही से देखें तो भावर होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, भावर होगा। भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भावर क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो कंकरीली पथरीली पाई जाती है। कंकरीली पथरीली क्यों पाई जाती है? तो देखिए, मान लीजिए ये हिमालय है, ये हिमालय है, ये, और ये भावर का जो क्षेत्र होता है, भावर का जो क्षेत्र होता है वो हिमालय से सटा हुआ होता है। ये जो पट्टी है, ये बिल्कुल हिमालय के पास वाली पट्टी, इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो मृदा होगी, मतलब कि जो नदियाँ होंगी, वो पानी के साथ कंकड़ पत्थर भी बहा के ले आएंगी। और कंकड़ पत्थर जो है, यहाँ पे जब नदियाँ आती हैं इस पहाड़ से, तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि ऊंचाई पर से नदियाँ आती हैं और इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती, अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा के लाती हैं। और यहाँ पे जब लाती हैं और इसके बाद कंकड़ पत्थर आगे को नहीं जाते हैं और यहीं पे रुक जाते हैं, तो इसी को कहते हैं भावर क्षेत्र। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, और जो चीज़ नहीं समझ आती है उस चीज़ के बारे में आप लोग कमेंट करना ज़रूर, मैं बताऊँगा। और अगर कमेंट में नहीं बताऊंगा तो अगली क्लास में उस चीज़ का जिक्र जरूर करूंगा। भारत में साइलेंट वैली, अब ये जो क्वेश्चन है आप लोग पहचानिए कि ये क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक के आ गए हैं। तो साइलेंट वैली घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है ये आप लोगों को भी याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ये केरल में है। केरल में भी कहाँ? तो पालक्कड़ एक जिला पड़ता है, वहाँ है ये साइलेंट वैली। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो काठमांडू, नेपाल में स्थित है। तो ये मंदिर जो है वो किन भगवान को समर्पित है? तो महाकाल, मतलब कि शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। और इन्हीं को पशुपति कहा जाता है, मतलब कि पशुओं के देवता। और ये मंदिर किस नदी के किनारे है? तो वो नदी है बागमती नदी के किनारे है। और इसी मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है। और अगर आप लोगों को पता है और जानकारी है तो इसको आप लोग बताना कि यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया। इस चीज़ का आप लोग सन कमेंट करना। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI कहाँ स्थित है? तो CRRI मतलब कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। और इसकी स्थापना को भी आप लोग नोट कर लीजिए, 1946 में इसकी स्थापना हुई है। देखते हैं कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है ये केरल का है, और केरल का ही मोहिनीअट्टम ये आते हैं, एग्जाम में आते हैं ये, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है। अब हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो किस परत में पाई जाती है ये ओजोन परत? ये समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर
देखिए अब एग्जामिनर जो नया खेल खेल रहा है, मैं आप लोगों को क्लास तो करवाऊंगा, उसके साथ में ये चीज़ें भी बताऊंगा कि आजकल चल क्या रहा है, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए हम लोग याद कर लेते थे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, लेकिन हम लोगों को इंग्लिश में नहीं पता था, नहीं हम लोग पढ़ते थे कभी। अब एग्जामिनर जो है वो आप लोगों से ये तो ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है ऐसे पूछेगा, लेकिन जो ऑप्शन में देगा वो इंग्लिश में देगा, और इंग्लिश में भी लिखे होंगे लेकिन वो हिंदी में लिखे होंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए इंग्लिश वाला वर्जन भी याद करके चलिएगा। और जो ओजोन परत, देखिए ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरे हो चुके हैं, तो ओजोन परत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, मतलब कि पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, रक्षा करती है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसकी वजह से, पराबैंगनी किरणों की वजह से क्या दिक्कत हो सकती है, इंसानों में कौन सी बीमारी हो सकती है। और इस चीज़ का अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और समताप मंडल, देखिए चर्चा करने को तो इसके बारे में बहुत कुछ है, हालांकि अगली क्लास में भी आप लोगों को बताता रहूँगा। ये जो जहाज उड़ते हैं बड़े बड़े, और ये भी समताप मंडल में जाते हैं। समताप का मंडल है समान ताप, और समान ताप है तो वहाँ पे जब जाते हैं तब आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखिए क्लास पूरी हो चुकी है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिए। और जाते जाते एक 4 लाइनें हैं जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी मन में है वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। तो दोस्तों क्लास पूरी हो चुकी है और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।